3 साल से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार कहती है कि हम सबके लिए हैं, सबका काम करने के लिए। कांग्रेस की सरकार आपकी नज़रों में कैसी चल रही है? क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसा कार्य हुआ जिसके लिए हम इनको वोट दें? जिस हॉली लॉज ने कांग्रेस की नींव रखी या कहें कि नींव रखने के बाद जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया, जैसे आप कह भी रहे हैं, तो आप खुद को कहाँ पे मानते हैं आज के समय? एक समय था जब विक्रमादित्य सिंह जब विधायक थे, तब मंत्री तो नहीं थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जब यहाँ पर थे तो ये भी कहा जाता है कि रूटीन लाइफ के लिए या पॉलिटिक्स की और ज़्यादा नॉलेज के लिए अपने पिता से यानी वीरभद्र सिंह से वो बात करते रहते थे। माननीय वीरभद्र सिंह जी का मन ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि परिवार को मैं इसमें राजनीति में लाऊं। आपके पति वीरभद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो क्या कहा जाता है कि बाप की परछाई जो है वो बेटे के साथ चलती है। आप अपने बेटे में यानी विक्रमादित्य सिंह में ऐसे कौन से गुण देखते हैं जो आपको लगता है कि ये गुण तो वीरभद्र सिंह जी में भी थे? माननीय वीरभद्र सिंह जी जब भी पावर में रहे, चाहे वो सीएम रहे, चाहे सेंटर में मिनिस्टर रहे, ही वॉज ऑलवेज वेरी कॉशियस कि मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलना है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जो है इनके बीच आपस में कुछ ज़्यादा अच्छे या मधुर संबंध रहे ही नहीं। वीरभद्र सिंह जी कभी भी ना पॉलिटिक्स ना अपने दफ्तर का काम घर में शेयर करते थे। आप क्या मानती हैं वीरभद्र सिंह जो नाम है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा 2027 के हिमाचल विधानसभा चुनाव? तो मुझे लगता है कि जैसा हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सलाह वहीं देनी चाहिए जहां आपको लगे कि आपको आपसे पूछा जाए, बिना पूछे परिवार में भी सलाह देना ठीक है। ऑपोजिशन जो बीजेपी है वो भी यही कहती है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। वो बीजेपी तो ये भी कहती है कि मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों के भी काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के तो काम क्या ही होंगे। ये आज क्या ज़माना हो गया कि जो आपका मन करेगा वो आप सोशल मीडिया पे डाल दो, चाहे उसमें फैक्ट्स है, चाहे तथ्य है कि नहीं, उसमें सच्चाई है कि नहीं। ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य सिंह को ये गिफ्ट था सेंटर की तरफ से, यानी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गिफ्ट था या क्या था। आपने जयराम जी का भी नाम लिया, तो उसमें एक ना सोशल मीडिया पे आपकी और उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है आजकल। उसको अलग अलग क्रॉप करके लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं, कि जा सकते हैं कि प्रतिभा सिंह अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। जो अलग हाल ही में टैक्स लगा दिया गया है, टैक्स की बात भी की है कि वहाँ पर पंजाब या जो बाहरी राज्यों से आती है गाड़ियाँ, उसके लिए हिमाचल की एंट्री टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की बात हुई है। पंजाब ने उसका बदला ले लिया और कहा कि हम और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। डेफिनेटली वी कैन कन्वे कि नहीं जी, हमारे मुताबिक तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट इज़ फॉर हिम टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना। वो सुनते हैं फिर आपकी बात के नज़रअंदाज कर दिया जाता है इस बात। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। द मोहित डायरीज के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर सरकार जो है इस वक्त कांग्रेस की चल रही है। राजनीति से हम बातचीत शुरू कर लेते हैं। तो आप कैसी चल रही है सरकार? क्योंकि अब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार कहती है कि हम सबके लिए हैं, सबका काम करने के लिए। कांग्रेस की सरकार आपकी नज़रों में कैसी चल रही है? मुझे लगता है कि बहुत प्रयासों से हमने कांग्रेस की सरकार बनाई और सभी ने, जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ भी हम गए, हमने लोगों से आग्रह किया कि हमने बीजेपी की सरकार को देखा है, बड़े क्लोज से देखा है। अब आप खुद देखें कि इनके कार्यकाल में क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसा कार्य हुआ जिसके लिए हम इनको वोट दें। लोग जानते थे, समझते थे, और अब तो मैं समझती हूँ कि वक्त के साथ बहुत एजुकेटेड हमारे नौजवान साथी हैं। उन्होंने भी मन बनाया कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए और कांग्रेस के लिए सभी ने पुरजोर मेहनत की। हर क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए वोट मांगे और हमारी सरकार बनी, जो कि एक बहुत खुशी का मौका था और सभी में एक खुशी की लहर थी कि फिर से कांग्रेस की सरकार आई है। लोगों की बहुत सी उम्मीदें थी, लोगों को आशा थी कि जो काम हमारे पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए, अब शायद कांग्रेस की सरकार के आने वजह से अब हमारे काम आगे बढ़ेंगे। तो इस बात का जो एहसास सभी कांग्रेस के वर्कर्स को भी हुआ
और हमें खुशी है कि कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने बागडोर संभाली। आपने कहा कि बीजेपी को आपने बड़ी क्लोजली देखा और फिर एक मेहनत की कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए। वीरभद्र सिंह जिनका नाम हमेशा कांग्रेस जब आती तो उनका नाम हमेशा आगे रहता है, लिया जाता है। उनका कितना योगदान रहा या उनके नाम का कितना योगदान रहा, उनके नाम का सरकार बनाने में? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार था वो उन्हीं का नाम था, उन्हीं का नाम था, क्योंकि लोग जानते थे, लोग अपने आप को एक जो जुड़ाव महसूस करते थे वो माननीय वीरभद्र सिंह जी की वजह से। हमारे जो कई लोग बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, और सब जानते थे कि जो हिमाचल, आधुनिक हिमाचल प्रदेश बना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे स्कूल की बात लें, सड़कें की बात लें, अस्पतालों की बात लें, तो लोगों ने जब भी उनके पास आना, फरियाद करनी और कहना कि सर ये काम करना है, तो वो भी पूरे मन से लोगों की बात को सुनते थे और उस कार्य को करते थे। इसी वजह से लोगों का एक विश्वास था कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के जो द्वारा कार्य किए गए हैं वो आज हमको धरातल पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने हर क्षेत्र में जाकर, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो प्रभारी थे उन्होंने भी बार बार हर क्षेत्र में हमें जिम्मेवारी दी, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था, चाहे पांगी भरमौर का, चाहे किन्नौर का, कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर आपने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने। तो इस जिम्मेवारी को जब मैंने समझा तो हम हर क्षेत्र में जाने का हमने प्रयास किया, क्योंकि समय कम था, और हमने हर क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनसे ये आग्रह किया कि देखिए, हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास हो। सब काम नहीं हो पाते, पर जो अधूरे काम हैं उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। आप एक मौका फिर से दें, जैसा माननीय वीरभद्र सिंह जी ने काम किया है, उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाने के लिए आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के लिए वोट दें, और सभी वर्कर्स को भी मोटिवेट करें ताकि दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने। तो माननीय वीरभद्र सिंह जी का नाम उस वक्त हमने हर क्षेत्र में जाकर लोगों को एहसास दिलाया, उनको याद दिलाया कि उनकी वजह से लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, और जो कार्य हुए हैं वो धरातल पे जो आपको दिख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो उसकी वजह से भी लोग बहुत खुश थे, और लोगों में एक उत्साह था, और लोग चाहते थे कि हम दोबारा कांग्रेस की सरकार को लाएं ताकि हमारे जो अधूरे काम हैं उनको हम पूरा कर पाएं। आपने कहा कि वीरभद्र सिंह का नाम ही काफ़ी था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नैया जो है वो पार लगाने के लिए, यानी सत्ता में कांग्रेस की सरकार आ गई जी प्रदेश में। लेकिन उसके बाद ये भी चर्चाएं रहीं कि हॉली लॉज को ही साइडलाइन किया जा रहा है, हॉली लॉज को तवज्जो नहीं दी रही पार्टी। जिस हॉली लॉज ने कांग्रेस की नींव रखी, या कहें कि नींव रखने के बाद जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया, आप जैसे आप कह भी रहे हैं, तो आप खुद को कहाँ पे मानते हैं आज के समय में? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक हॉली लॉज की बात है, लोग के दिल में बहुत आदर सम्मान है, क्योंकि ये माननीय वीरभद्र जी का निजी निवास था, और लोग यहीं आकर उनसे अपने दुख सुख लगाते थे, उनसे मिलते थे व्यक्तिगत तौर पे। जब वो सत्ता से भी कई बार बाहर रहे तो यहीं उन लोगों का आना जाना होता था। लोग इस घर को बहुत महत्व देते थे और जानते थे कि राजा साहब के पास चले जाएं तो हम कभी भी निराश नहीं लौटेंगे, और जो भी संभव हो सकता था राजा साहब उनकी मदद करते थे। और ख़ास करके जो हमारा गरीब तबका था, जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिनके पास कोई साधन नहीं होते थे, जिनके पास आने जाने के लिए अपना किराया जुटाना भी बहुत मुश्किल होता था, उनकी सुनवाई वो करते थे, और उनकी भरपूर उन्होंने हर बार मदद की, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे। तो इसका नाम मिटाना कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, जो जिसके मन में आ गया वो लिख दिया, वो बात उन्होंने उसका प्रचार कर दिया। पर जहाँ तक इस घर की महत्ता की बात है, मैं समझती हूँ कि आज भी लोग इस घर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो सदियों से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, सदियों से हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज भी मानते हैं कि हॉली लॉज जो था वो आज भी उसी स्वरूप में है, और हमें बहुत सी आशा इस घर से है। आप मतलब कह रहे हैं कि आज भी हॉली लॉज जो है वो पावर सेंटर पॉइंट है, पावर का?
देखिए, कांग्रेस के भगवान लिए? ने बहुत, ईश्वर के हम आभारी हैं कि उन्होंने एक मौका दिया। आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो अपने सुपुत्र को छोड़ गए हैं जो इसी राह पर चल रहा है, उनके नक्शो कदम पर चलने का प्रयास कर रहा है। उनकी की दी हुई सीख उसने सीखी है और वो बार बार उसका हाथ थाम कर बोलते थे। जब वो छोटा भी था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी उसको यही शिक्षा देते थे कि बेटा, आपने कांग्रेस का जो दामन पकड़ा है उसको आपने आगे बढ़कर, जो लोगों को हमारे से आशा है, उम्मीद है, उसको आपने सदा बरकरार रखना। तो उसने बहुत कुछ सीखा उनसे और हमें ये भी बहुत गर्व है, खुशी है कि उन्होंने अपने रहते रहे, जब वो जिंदा थे और विधानसभा में मेंबर थे, तो उस वक़्त उन्होंने विक्रमादित्य को भी विधानसभा पहुंचने का मौका दिया। वो भी विधायक बना, सबसे एल्डेस्ट विधायक और सबसे यंगेस्ट विधायक की एक हिस्ट्री बनी। एक ही घर से दोनों थे। एक ही घर से दोनों पिता थे। जो है वो सबसे एल्डेस्ट थे वीरभद्र सिंह, और विक्रमादित्य सिंह जो कि सबसे यंगेस्ट विधायक बने। जी, तो लोगों को इस बात की भी खुशी थी कि वो भी उनके नक्शो कदम पर चलकर उसी तरह से, जैसा उसने अपने पिता को देखा, उसी तरह से वो भी लोगों का सम्मान, इज्जत करे। और वो बार बार, बल्कि जब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब वो थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तब भी उन्होंने, चाहे वो अस्पताल में थे, चाहे घर पे थे, हर बार उसका हाथ पकड़ के बोलते थे कि देखना, कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ना, कांग्रेस का साथ देना। कांग्रेस के बहुत वर्कर हैं जिनको हमारे से बहुत सी आशाएं हैं, उनको आपने आगे ले जाकर उनके काम करने हैं, उनका जो भी संभव मदद हो सकती है वो आपने करनी है। तो ये सीख वो उनको देकर गए। तो आज भी लोग ये विश्वास करते हैं कि राजा साहब की कही हुई बात, उनका पढ़ाया हुआ पाठ विक्रमादित्य याद रखेंगे और उसी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह अब कैबिनेट मंत्री है हिमाचल प्रदेश सरकार में। आपने उनको राजनीति में जब वो दाखिल हुए तब भी उनको देखा, और आप तो उनसे पहले की जो है राजनीति में है। कितना परिवर्तन मानते हैं विक्रमादित्य सिंह जो है उनकी नेचर में, पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज जो कह सकते हैं, क्योंकि राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज की समय में क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि नेता भी हमारे बराबर का हो, तो कितना फ़र्क आपको लगता है विक्रमादित्य सिंह में आया है, पॉलिटिकली भी और वैसे भी अगर देखी जाए रोज़मर्रा रूटीन लाइफ में? देखिए, जब मैंने तो उसको बचपन से देखा है, बचपन से किस तरीके से वो, जब वो स्कूल में था, कॉलेज में था, उसके बाद उसने ये चुना, ये रास्ता चुना। तो राजा साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे जब वो यूथ का इलेक्शन लड़ना चाहता था, क्योंकि वो चाहते थे ये ज़्यादा पढ़े और यूनिवर्सिटी में उसके बाद भी शिक्षा हासिल करे। अभी वो बार बार इसको समझाते थे कि बेटा, अभी पढ़ने का टाइम है, आप पढ़ो, ज़्यादा शिक्षा हासिल करो, अभी ये वक्त नहीं है कि आप राजनीति में उतरो। परंतु हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी कि उस वक्त उसने यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा और बहुत कुछ उसको उसमें भी सीखने का मौका मिला। ग्राउंड स्तर पर उसने लोगों से जाकर मुलाकात करनी, उनसे बातचीत करनी, उनके दुख दर्द को जानना, ये उसका पहला कदम था। और धीरे धीरे जब वो परिस्थिति से वाकिफ़ हुआ, जब उसने देखे कि हालात ऐसे हैं, चाहे हम सत्ता में हो चाहे बाहर हो, तब भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों को, सबको साथ लेकर चलें, सबका दुख दर्द सुनें। तो काफ़ी परिवर्तन उसमें आया और उसने बहुत कुछ सीखा और आज जिस मकाम पे पहुंचा है, हम कांग्रेस की सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार ने उसको एक अहम जिम्मेवारी दी है और उसको निभाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। मुझे खुशी है कि उसने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, जाना है और लोगों से भी मिलजुल कर जब वो बात करता है, वहाँ से भी एक नॉलेज गेन की है कि किस तरीके से हमने लोगों को, अपने कुनबे को साथ लेकर चलना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। एक समय था जब विक्रमादित्य सिंह जब विधायक थे, तब मंत्री तो नहीं थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जब यहाँ पर थे तो ये भी कहा जाता है कि रूटीन लाइफ के लिए या पॉलिटिक्स की और ज़्यादा नॉलेज के लिए अपने पिता से यानी वीरभद्र सिंह से वो बात करते रहते थे। अब वीरभद्र सिंह उनके साथ नहीं, आपके साथ नहीं है, तो क्या विक्रमादित्य सिंह आपसे चर्चा करते हैं कि ये बात हो गई या मुझे क्या करना चाहिए? गाइडेंस जो वो पहले लेते थे उनसे, अपने पिता से, क्या वो अपनी माँ से भी वैसी गाइडेंस ले रहे हैं आज के समय में? नहीं, वैसे तो समय पर वो बातचीत होती है घर में और जो मैं ठीक समझती हूँ
जो मेरा अपना अनुभव है, अपना तजर्बा है, उससे शेयर करती हूँ और उसको बताती हूँ कि मेरी समझ में तो ये रास्ता आपको अपनाना चाहिए, मेरे को लगता है ये बात सही है, ये बात गलत है। गाइडेंस हम उनको अवश्य देते हैं, पर उसका अपना तर्क है, अपने काम करने का तरीका है। वो जो ठीक समझता है फिर उसके मुताबिक ही आगे चलने का प्रयास आपकी करता है। गाइडेंस मानते हैं या नहीं? मानता है, क्यों नहीं मानता। बड़े सोच समझकर वो उस पर विचार करता है, मनन करता है। अगर उसको सही ना लगे तो बोल देता कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो बात उसको ठीक लगती है उसको वो उस पर अमल करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वैसे तो आई थिंक हमको एक स्टेप पीछे लेकर अब नौजवान बच्चे हैं तो कैसा उन्होंने करना है, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी गुड हैबिट ऑफ स्टडिंग, रीडिंग। ही डज़ अ लॉट ऑफ रीडिंग और बहुत पढ़ता है। पॉलिटिकल जानकारी हासिल करने के लिए उस रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करता। तो आई थिंक उसमें ज़्यादा अब गाइडेंस की जितनी भी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जहाँ भी हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम उसको समय पर अवश्य गाइड करते हैं। अच्छा, आप आपके पति वीरभद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो क्या कहा जाता है कि बाप की परछाई जो है वो बेटे के साथ चलती है। आप अपने बेटे में यानी विक्रमादित्य सिंह में ऐसे कौन से गुण देखते हैं जो आपको लगता है कि ये गुण तो वीरभद्र सिंह जी में भी थे, हाँ, ये राजनीतिक या फिर पारिवारिक या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के भी? सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें ये है कि पेशेंस बड़ी है उसमें। उसके फादर की तरह ही वो भी बहुत पेशेंस रखता है, बहुत उसमें सब्र है और बहुत ध्यानपूर्वक हर बात को सुनता है। एकदम गुस्सा करना, तहश में आना या किसी बात पर चिड़चिड़ापन दिखाना, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। उसने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। उसने उनको काम करते बहुत नज़दीक से देखा है, तो और वो बार बार उसको समझाते भी थे, उसको गाइड भी करते थे। और जब वो देखता था कि नहीं किस तरीके से हमने अपने हर वर्ग को, अपने पार्टी वर्कर को साथ लेकर उनके लिए दिन रात प्रयास करना है, तो ये क्वालिटीज़ हमें खुशी है कि उसने अपनाई। और सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई के रास्ते पर चलता है। जो उसे लगता है, अब मैं उसका इंटरव्यू देखती हूँ, कई बार उसने इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कही कि व्हाट इज़ राइट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। जो बात उसको गलत लगती है वो उस पर अमल भी करता है और बड़े बोल्डली एक स्टेप भी उठाता है। और जो उसको लगता है कि नहीं सही है उसके लिए लड़ता भी है। उसके लिए उसको किसी भी हद तक जाना हो तो वो सच्चाई को दुनिया के सामने रखता है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मीन्स हिमाचल के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका प्रयास रहता है कि मैं सभी की बात सुनूं, सभी के दुख दर्द दूर करूं और जो भी संभव होगा एज अ मिनिस्टर ऑल्सो ही डज। अब हाल में ही आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि सरकार में की बात सेंटर तक पहुंचानी। अब हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो प्रधानमंत्री है, तो उन तक भी हमें हमारी पहुंच होनी चाहिए। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल थिंकिंग ना हो कि जी ही इज़ बीजेपी एंड वी आर कांग्रेस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वी एट टाइम्स वी हैव टू गो टू हिम। माननीय वीरभद्र सिंह जी भी करते थे, वो भी सेंटर के लीडर्स से अपना मेल मिलाप रखते थे, उनके पास जाते थे, चाहे वो मोदी जी भी थे उस वक़्त, चाहे और भी लीडर्स थे। तो ही ऑल्सो सीज कि कैसे मैंने अपने जो विभाग है उसको, उसके जुगाड़ के लिए मुझे चाहे नितिन गडकरी जी से मिलना पड़े, चाहे खट्टर जी से मिलना पड़े, बार बार जाकर पेपर वर्क करके जाता, अपना होमवर्क करके जाता है। और जो भी संभव होगा वो आर्थिक तौर से भी हमारी मदद करते हैं। देखते हैं हमारे स्टेट के हालात कि अब मदद की देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने भी हमारी मदद की, हम आभारी हैं उनके, और जिसकी वजह से हमारा काम आगे बढ़ता है। एक माँ हमेशा ये चाहती है कि बेटा आगे बढ़े, तरक्की करे जीवन में, लेकिन आप क्योंकि आप पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है आप, विक्रमादित्य सिंह को आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो प्रदेश के हित के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए, जैसे वीरभद्र सिंह करते थे, वो भी उस राह पर चल पड़े। आने वाले समय में अपने बेटे को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जी, ऐसा तो हमने कभी ना सोचा कि कहाँ पहुँचेगा, कहाँ जाएगा। दैट इज़, वो तो अब उसके बारे में अभी से क्या सोच करनी। पर मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करो, काम करो, और ईश्वर आपकी मेहनत को देखता है, लोग आपकी मेहनत को देखते हैं, और खुद वो रास्ता बनता जाता है। तो मुख्यमंत्री पद तक भी देखना चाहती हैं आपकी, एक दिन वो भी मुख्यमंत्री बने? देखिए ना, हमारी ऐसी ख्वाहिश है और ना ही
मैंने आपको कहा कि जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई टाल नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। जो भी उसकी मेहनत है, काम है, उसको वो अच्छी तरह से बढ़ाए, आगे बढ़े और लोगों के लिए काम करता रहे। अच्छा, वीरभद्र सिंह को एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया उन्होंने। लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे काम करते हुए या कोई ऐसी बात हो जाए तो अंदर से कुछ कंफर्ट जोन में नहीं रहते या फिर टूट जाते हैं, कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप उनकी धर्मपत्नी साथ रही हैं, पॉलिटिक्स भी आप साथ करती आई हैं। कोई आप ऐसा वाकया या आपके कुछ ऐसा एक याद हो उनसे जुड़ी हुई कि हाँ एक बार ऐसे आहत हुए थे, कोई आप ऐसा शेयर करना चाहेंगे कुछ? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि राय साहब जब भी, माननीय वीरभद्र सिंह जी जब भी पावर में रहे, चाहे वो सीएम रहे, चाहे सेंटर में मिनिस्टर रहे, ही वॉज ऑलवेज वेरी कॉशियस कि मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलना है। हर कदम पर मैंने ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कोई और तरीके की बात उठे। तो उन्होंने जब वो शुरू में भी जब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे, तब भी मुझे याद है कि उनको ये ऑफ़र किया गया था कि जी अब आप ओक ओवर में रहेंगे। तो राजा साहब मुकर गए थे कि नहीं, मुझे ओक ओवर में नहीं रहना। जो सरकारी रेजिडेंस जो है मुख्यमंत्री का। सरकारी रेजिडेंस होता सीएम का, ये सेड मेरे पास है रेजिडेंस है, मैं अपने ही घर में रहूँगा। तो वो मान ली उन्होंने उनकी बात। फिर वो दोबारा आए कि नहीं जी, जितना भी आपका चाहे वो बिजली पानी का खर्चा है वो सरकार देगी। बट ही वॉज एडमेंट कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि सरकार के ऊपर ये बोझ, आर्थिक बोझ डाला जाए। आज तक भी मैं अपने घर की देखरेख खुद करता हूँ और ये नीड्स के लिए मुझे सरकार की तरफ नहीं देखना है। तो ही डिड नॉट टेक एनी ऑफ दैट प्रिविलेज। तो कई बार मैंने उनको देखा है इन बातों को नकारते हुए, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा ठीक है, अब जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है उसको मैं अच्छी तरह से निभाने का कोशिश करूँगा। और हिमाचल प्रदेश में जो बहुत से कार्य ऐसे थे जो अभी भी अधूरे पड़े थे, उनको वो पूरा करना चाहते थे। रिमोट एरियाज़ में ध्यान देने की आवश्यकता थी, और बार बार वो अपने अफसरों को बोलते थे कि आप मेरा दौरा रखो, चाहे वो पांगी भरमौर का हो, चाहे किन्नौर का हो, चाहे चंबा का हो। वहाँ जाकर खुद देखना चाहते थे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या लोग चाहते हैं। और जब भी वो गए तो मैंने ये देखा कि वो दिल खोलकर, चाहे उनके पास वो साधन होते थे या नहीं, कई दफ़ा उसमें फाइनेंशियल क्रंच भी आता था, बट फिर भी उन्होंने जो लोगों ने डिमांड करना कि हमें कॉलेज चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ है, हमें अस्पताल चाहिए, तो वो उस पर अवश्य सोच करते थे, अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे कि कैसे पॉसिबल होगा। मैंने ये लोगों की डिमांड है, इस डिमांड को पूरा करना, और उस कार्य को वो करते थे। आज भी लोग उस बात को याद करते हैं कि उनकी बहुत सी देन और बहुत से काम ऐसे हैं जो लोग आगे कई पीढ़ियों तक याद रखेंगे। कभी, क्योंकि आप लंबे अरसे तक उनके साथ रहीं, उनकी सुख और दुख की पार्टनर भी रहीं, आपने देखा हो कि बहुत दुखी हो हैं किसी बात को लेकर के या कोई ऐसे काम को लेकर के, आपके साथ उन्होंने शेयर किया हो कभी ऐसा कुछ? होता है ना कभी, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो इस तरह से भी कुछ आप कोई वाकया अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, और उनमें बहुत हिम्मत थी, बहुत करेज थी। कभी वो टूटते नहीं थे, चाहे कितना भी पहाड़ टूट पड़े या कितनी भी मुसीबत आए, उसको वो बड़ी अच्छी तरह से फेस करते थे। और कभी उन्होंने अपने माथे पर शिकन नहीं लाई, कभी उदासी नहीं लाई, कभी उस उतार चढ़ाव को सामान्य रूप से देखते थे। और चाहे वो खुशी का मौका हो तो सबसे शेयर करनी, सबसे वो खुशी अपने पार्टी वर्कर से भी कई बार उसका जिक्र करते थे कि मुझे खुशी है। और पार्टी ने भी उनको बहुत मान सम्मान दिया। वो जिन भी पदों पे रहे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे सेंटर में मिनिस्टर रहे, चाहे एमपी रहे, उनको सदा याद रहता था कि कांग्रेस पार्टी की ही देन है। वो सदा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करते थे। और उन्होंने कई बार ये जिक्र किया कि जब मैं स्टूडेंट भी था तो मुझे बुलाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक़्त, शास्त्री जी थे, तो उन्होंने बुला के पूछा था, वीरभद्र सिंह आप अपनी जब अध्ययन पूरी कर लोगे तो उसके बाद आप क्या बनोगे? तो अक्सर कहते थे मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ये उनका
ख्वाब था, और वो कहते हैं मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इसमें रुचि है, तो इसलिए मैं ये कार्य करना चाहती हूँ। पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते थे? नहीं तो उनको ये कहा गया, बल्कि शास्त्री जी के शब्द उन्होंने बहुत बार कोट किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत कोट किए, और वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आएँ और आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसको आपने करना है। तो उनको जब ये बात उन्होंने उनसे डिस्क्लोज़ की बहुत टाइम के बाद, उस टाइम डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो पे ये अनाउंस हुआ, और वो उस दिन प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे, डॉक्टर परमार भी थे, और जब ये न्यूज़ आई कि महासू था, उस वक्त मंडी नहीं था, महासू था, कि महासू से हमारा कैंडिडेट वीरभद्र सिंह जी होंगे, तो एकदम से डॉक्टर परमार के रिएक्शन था कि वीरभद्र सिंह जी आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, आपने हमको कानों कान खबर नहीं दी। उन्होंने कहा था जी मुझे आदेश था कि आपने इसका कहीं भी जिक्र नहीं करना, तो इसलिए मैंने किसी अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं किया। तो जब उनको एमपी का टिकट दिया गया और महासू से वो 1962 में पहली बार एमपी बने, उसके बाद वो सेंटर में गए और उनको वहाँ पर काम करने का मौका मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहाँ पर उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया कि ये किस तरीके से पार्लियामेंट में बोलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो उनके जहन में ये बात आई कि इस व्यक्ति को मैं ग्रूम करके आगे आकर बड़ी जिम्मेवारी देना चाहती हूँ, और जब वक्त आया तो उन्होंने वो जिम्मेवारी उनके कंधों पर डाली और उनको यहाँ बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भेजा। और उसके बाद उन्होंने पीछे हट के नहीं देखा कि मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो एक मैं समझती हूँ पहाड़ी इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका था, कोई इतनी गौर नहीं करता था। तो डॉक्टर परमार के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी जी को यहाँ बुलाया और यहाँ ही उन्होंने घोषणा की थी, हमें जब स्टेटहुड मिली तो उनकी देन है। उनकी वजह से आज भी लोग याद करते हैं डॉक्टर परमार को कि वो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। तो वीरभद्र सिंह जी ने देखा कि अब हम स्टेट की जिम्मेवारी हमको दी गई है, इसमें जो कमियां हैं वो उन कमियों को हमने दूर करना है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उस वक्त भी बहुत सारे आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, और इंदिरा जी ने जब भी उन्होंने कोई फरियाद करनी या कोई यहाँ का तकलीफ़ बतानी तो वो भरपूर मदद करती थी। उन्होंने कहा आप अपने प्रदेश के लिए जो चाहते हैं वो मुझे बताया करें, तो समय पर मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ये पॉलिटिकल लाइफ शुरू की। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जो हैं इनके बीच आपस में कुछ ज़्यादा अच्छे या मधुर संबंध रहे ही नहीं सत्ता में रहते हुए, क्योंकि एक बार जैसे वो बने धूमल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद एक बार और मुख्यमंत्री बने, तो जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय खटास जो है दोनों के रिश्तों में वो ज़्यादा देखने को मिली और हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। आपसे बातचीत करते होंगे, शेयर करते होंगे वीरभद्र सिंह कि क्या हुआ था, या फिर अपनी बात जो है इंसान जब आता है घर पे ज़रूर शेयर करता है उस समय? नहीं, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी कभी भी ना पॉलिटिक्स ना अपने दफ्तर का काम घर में शेयर करते थे। ही सेज वो मेरा काम है, मैंने दफ्तर में काम कर लिया या पॉलिटिकल कोई फैसला ले लिया, ही यूज्ड टू नेवर शेयर इट विद कि नहीं घर को में नहीं राजनीति लानी। तो कभी भी उन्होंने आकर ऐसा कोई जिक्र नहीं करना, कोई उसके बारे में चर्चा घर में नहीं हुआ करती थी। ही सेज फैमिली इज़ फैमिली, उसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहती। लेकिन आप पॉलिटिक्स में रहे तो आप क्लोजली उनको वॉच भी कर रहे थे, तो क्या था वो पूरा? नहीं, देखिए जहाँ तक धूमल जी की बात है, वो सत्ता में आए, कुछ ऐसा ट्रेंड था उस वक़्त कि एक दफ़ा हमने मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को, अब हमने बीजेपी को मौका देना है। लोगों की ये धारणा हुआ करती थी और लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाया और धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो राजा साहब उनका बहुत आदर करते थे, बहुत सत्कार करते थे उनकी। ठीक है, पार्टियां अलग अलग थी, एक कांग्रेस पार्टी के थे, एक बीजेपी के थे, अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, कई बातों पर वो सहमत भी ना होते होंगे, परंतु फिर भी जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर दोनों इन नेताओं ने एक दूसरे का आदर किया, सत्कार किया, और जब भी मौका मिले तो वो उनको जाकर जो भी संभव होता था उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। मुझे याद है, अब तो धूमल जी ने भी कई बार अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है
कि जब मैं सत्ता से बाहर हुआ और दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई तो मैंने अपना निवास छोड़ना था ओक ओवर। तो वीरभद्र सिंह जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे हियर, आप यहाँ रहो, ये आपका घर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे भी इतना पता है कि ये मुख्यमंत्री का आवास होता है, तो आई विल नॉट स्टे हियर। बट दैट वाज अ ग्रेटनेस ऑन हिज पार्ट कि उन्होंने उस बात को उनको ऑफर किया था। और जब भी कोई ऐसी बात होती थी वो जाकर उनसे चर्चा करते थे, हार्ट टू हार्ट टॉक करते थे, और कई बार वो हंसी मजाक भी उसमें चलता था। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है वो उनसे अपने, अगर कोई उनमें कोई बात हो दिल में, वो भी उनसे शेयर करते थे। और धूमल जी के तरफ से भी हमें सदा सत्कार आदर मिला इस परिवार को, और जब भी कोई ऐसी बात हुई तो वो सदा उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन वो केस भी हो गए थे, परंपरा शुरू हो गई थी, सागर कत्ता केस हो गया था। फिर ये भी कहा जाता है कि दोनों नेता जो हैं वो बैठे एक साथ एक टेबल पर, काफ़ी देर चाय तो पी, लेकिन समाधान निकला नहीं, तो फिर लड़के फिर उठ गए वहाँ से ओक ओवर से। कई बार वीरभद्र सिंह जी इस पे दुखी भी हुआ करते थे कि अननेसेसरली विदाउट सीइंग कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, वो जानकर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे या कोई ऐसा चर्चा बीच में आ जाती थी जिसकी वजह से थोड़ा आगे बात नहीं बढ़ पाती थी। जब जैसे आपने सागर कत्था की बात कही तो ठीक है, वो उन्होंने उस वक्त वो बात उठी, बट राय साहब ने जाकर उनको सारे तथ्य फैक्ट्स फिगर्स बताया और कहा कि इसमें मैं निर्दोष हूँ, आपने फजूल में ये अननेसेसरली एक बवाल खड़ा कर दिया। बट देन ही वेंट टू हिम, ही सॉर्टेड इट आउट एंड इट वाज फिनिश्ड। ऐसा कुछ नहीं था। आज की राजनीति में, आज की तारीख में आप, क्योंकि अब इलेक्शन मोड में आने वाला हिमाचल प्रदेश, अगले साल से इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, आप क्या मानती हैं वीरभद्र सिंह जो नाम है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा 2027 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में? जैसा हमारा पिछला इलेक्शन हुआ उसमें भी वीरभद्र सिंह जी का ही नाम चला। जो हमको जिम्मेवारी दी गई, शुक्ला जी हमारे प्रभारी थे, वो उस वक्त आए, और सह प्रभारी हमारे संजय दत्त जी थे, उन्होंने भी आके मेरे से ये रिक्वेस्ट की कि आपको हम ये जिम्मेवारी देते हैं कि गो टू एवरी नुक एंड कॉर्नर, और आपने हमारे पास सबसे बड़ा हथियार वीरभद्र सिंह जी का नाम है, तो उनके नाम पर आपने लोगों को और अपने जो आपके समर्थक रहे पार्टी के, उनसे बातचीत करके ये चर्चा करनी कि जहाँ उन्होंने इतना विकास किया है, उनके नाम पर सरकार बनी है। तो इसी तरह से अब भी जो इलेक्शन आपने 27 की बात की, 27 में भी दोबारा इलेक्शन होना है, और मुझे लगता है कि ये नाम फिर से उभर कर आएगा और फिर से हमको ये नाम लेकर ही जनता के बीच में जाकर वोट मांगने की बात करनी पड़ेगी, वो भी जिक्र होगा। और जो अभी कांग्रेस की सरकार रही, माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो काम किए हैं उसका भी हम लोगों के बीच में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर भी लोगों से वोट मांगेंगे। आपने कहा वीरभद्र सिंह का नाम जो है आने वाले 2027 में भी रहेगा, पिछले इलेक्शंस में भी वो था, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी भी लोगों की, खास तौर पर हॉली लॉज खेमा, कहीं कि आपके समर्थक सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है कि उनके काम नहीं हो रहे, सरकार के पास जा रहे हैं, अलग थलग पड़ गया हॉली लॉज। देखिए, ये तो अब जितना सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, जितनी अननेसेसरली ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं, पर तथ्य ऐसा नहीं है। जहाँ तक सरकार की बात है, देखो मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ, सारे काम तो नहीं होते। लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत थी कि अब कांग्रेस की सरकार बन गई, अब हमारे ये काम भी होंगे, वो काम भी होंगे, जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए उन कामों को भी लोग लेकर आते थे। ऐसा नहीं है। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री, इन्होंने किए भी हैं, बहुत से काम किए भी हैं, पर सारे काम करना भी कई दफ़ा उसमें समय भी लगता है। आपको कई तरीके से उसकी इंट्रिकेटीज़ देखनी पड़ती है कि उसमें क्या उलझन है, क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है, तो उसको देखते भी समय लगता है। और बहुत से काम हुए भी, उसका भी हमें आभार जताना है सरकार का, और जो नहीं हो पाए उसमें भी हम प्रयासरत है कि उन कामों को भी हम करेंगे और समय आने पर उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहाँ तक लेकिन जिस तरह से 2027 में चुनाव हैं, जिस तरह से जो हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कार्यकर्ता जो होते हैं वही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है जी, और उसी का ही मेन रोल होता है, किरदार होता है कि पार्टी को सत्ता में लाना है। अभी तो कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में,
तो जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं उनकी तादाद कम नहीं है, वो देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर। और ऑपोजिशन जो बीजेपी है वो भी यही कहती है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। वो बीजेपी तो ये भी कहती है कि मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों के भी काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के तो काम क्या ही होंगे। ऐसे में क्योंकि आपने बड़ी क्लोजली राजनीति देखी और समझी है, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए या उनके काम करने के लिए हॉली लॉज का जो है वो किस तरह का, वो क्या स्टैंड रहेगा, ताकि आप जो कह रही हैं कि इलेक्शन में फिर से एक बार जोश भरने की कोशिश की जाएगी कार्यकर्ता। देखिए, ये बात आपने सही फरमाई कि जो हमारा वर्कर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिना वर्कर के तो हम ना कुछ कर सकते, ना आगे बढ़ सकते, ना कोई जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि हम अपने वर्कर को जोड़ के रखें, और वर्कर भी तभी जुड़ेगा जब उनके कुछ काम होंगे या उनकी आशाएं हम पूरी कर पाएंगे। तो हमने भी, हमारा भी ये प्रयास रहा। पार्टी ने एक मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और मैंने भी ये प्रयास किया कि हम हर एरिया में जाएं, हर लोगों के दुख तकलीफ समझें, उनको उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। आपको याद होगा इस दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ। एक बार हुआ, फिर दोबारा रिपीट हुआ, फिर दोबारा, और कई क्षेत्र ऐसे थे जो बिल्कुल ही तहस नहस हो गए थे। हमारा सराज का क्षेत्र, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। तो हमने तुरंत जाकर वहाँ पर लोगों से बातचीत की। अब एकदम से ही ट्रांसफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल था, उसके लिए हमें साधन भी चाहिए थे, उसके लिए हमें आर्थिक मदद भी चाहिए थी, और जहाँ जहाँ भी संभव हुआ सरकार ने भी उसमें मदद की, और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बहुत अहम रोल किया। हमारे पार्टी वर्कर की भी मैं पीठ थपथपाती हूँ, उनकी भी बहुत तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने भी घर घर जाकर जो भी इफ़ेक्टेड लोग थे उनसे वार्तालाप की, उनको उनके सुख दुख में वो खड़े रहे। कई लोग इसमें उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। जैसा पहला जब डिज़ास्टर हुआ तो उसमें कम से कम 500 लोग चले गए। दूसरा बार जब डिज़ास्टर हुआ उसमें भी बहुत तादाद में लोग चले गए, उनका जान माल का नुकसान हुआ। उनकी गाय बछड़ू, जो भेड़ बकरियां थी, वो भी बहुत तादाद में उस पानी में बह गई, उनके घर टूट गए। कई लोग तो बेचारे ऐसे थे जिन्होंने सारे जीवन की कमाई अपना उन घर बनाने में लगाई थी, वो भी उनके घर चले गए। तो ऐसे वक्त में लोगों के साथ खड़ा रहकर हमने पार्टी वर्कर्स को ये जिम्मेवारी दी, और हमारे पार्टी के वर्कर ने घर घर में जाकर उन लोगों की जो मदद की है वो लोग ताज़िंदगी याद रखेंगे कि इन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ही हमारी बैकबोन है, और उनको ज़िंदा रखना, उनको उनकी दुख तकलीफ़ जानना, उनके दुख तकलीफ़ दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग रखें। हम क्या है, वी आर नथिंग विदाउट आवर वर्कर्स। वी आर नथिंग विदाउट वर्कर्स। लेकिन एक सोशल मीडिया पर ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आज के समय में एक अपनी राय पहुंचाना आसान हो गया। मतलब कोई भी कहीं बैठ करके अपनी राय दे सकता है। तो उसमें जब मुख्यमंत्रियों की बदलने की या फिर बात बनने की आती है तो हॉली लॉज का नाम आता है, उसमें सामने आता है, और प्रतिभा सिंह जो है आपका नाम भी सामने आता है। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री हो या भाई, इस तरह की भी चर्चाएं चलती, चाहे आपके समर्थक भी हों। तो कभी आपने ये भी कोशिश की कि ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट दोज एम्बिशियस काइंड ऑफ पीपल, और हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हम उस पद पे पहुंचे। ठीक है, हमको जो जिम्मेवारी दी गई, मैंने आपको कहा कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो मेरा परम कर्तव्य था कि मैं अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करूं, अपने लोगों को जोड़ के रखूं, और जो लोग निराश हैं उनकी बात को सुनूं, उनके दुख तकलीफ़ को दूर करूं, और जो भी संभव मदद हो सकती सरकार से तालमेल बनाकर हम उन वर्करों के काम करने का प्रयास करते रहें। और ऐसा एम्बिशन एम्बिशन नहीं हमने पाला कि हमको ये मिले और वो मिले। जो दिया वो बहुत दिया। हम कांग्रेस पार्टी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने माननीय वीरभद्र सिंह जी को भी बहुत बड़ी कुर्सियां दी, बहुत बड़े पद दिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी। उसके बाद उनके जाने के बाद उन्होंने हमको भी महत्व दिया, हमारे को भी चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष बनाया, चाहे वो जो जैसा विक्रमादित्य को भी उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री बनाने के लिए जो सिफारिश की, जो बात की, उसके ये उन्होंने कौन है? ये राज्य के उन्होंने है या फिर सेंटर के उन्होंने? कांग्रेस का हाईकमान सेंटर भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंटर भी वॉच करता है क्लोजली, क्योंकि उनकी सरकार है।
कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के जो हमारे लीडर्स हैं दे आल्सो वॉच, दे आल्सो सी कि क्या हो रहा है, हु डिजर्व्स व्हाट। ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य सिंह को ये गिफ्ट था सेंटर की तरफ से, यानी कांग्रेस हाईकमान की नहीं, तरफ मैं से। ये नहीं कहूँगी कि कोई गिफ्ट था या क्या था, पर जो कांग्रेस के लोगों की आवाज़ थी वो पहुंचाई गई उन तक, और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हमारी ये जो आज जिम्मेवारी है उसको हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक मैं पार्टी की प्रेसिडेंट रही, ठीक है, ये ऐसा नहीं मैं कह सकती कि मुझे ही आप आगे एक्सटेंड करो। आपने दिया मौका तो मैंने आई पुट इन माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट। चाहे वो दौरा करने की बात थी, चाहे लोगों के बीच जाने की बात थी, चाहे लोग जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आकर अपने ऑफिस में आकर अपनी बात हमारे सामने रखना चाहते हैं, वहाँ भी मैंने जाकर उनकी ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए, चाहे सरकार से भी अच्छा तालमेल बनाया कि इनकी जो दुख तकलीफ है वो सरकार के करने का काम है, ये हमारा पार्टी वर्कर है, इसके आप काम करें। चाहे वो मंत्रियों से बात करनी थी, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी थी, तो जो भी जिम्मेवारी दी उसको हमने बखूबी निभाने का प्रयास अभी अभी आप करते हैं मुख्यमंत्री से बात की ये इसका काम है, ये इसका काम है, बात आपकी डायरेक्ट होती है अभी की? देखो, जहाँ तक अब मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज जो काम करना है वो तो अब वो जिम्मेवारी चाहे वो मंत्री करे चाहे वो मुख्यमंत्री करे, वो अब ज़्यादा उस बात को लेकर स्वयं भी जाते मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं पास। का भरोसा तो अभी सोशल मीडिया पर देखते हैं सब प्रतिभा सिंह पर है अभी भी कि हमारे काम तो होंगे तो यहीं से होंगे, तो आप तक पहुंचते हैं कार्यकर्ता काम लेकर? आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता बहुत उम्मीद लेकर हमारे पास आते हैं और वो चाहते हैं कि हम इंटरवीन करें। जहाँ उनका बस नहीं चलता है, जहाँ उनको लगता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो आते हैं। तो उनके काम लेकर भी हम मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं, मंत्रियों के पास भी जाते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं कि जी ये हमारे पार्टी वर्कर हैं, बहुत टाइम से ये हमारे से जुड़े हैं, तो इनके कामों को आपने महत्व देते हुए इन कामों को करना है। तो वो आशा भी लोगों से को हमारे से है और हम उसको निभाने के लिए बहुत दिल जान से उस काम को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अभी जो विनय कुमार को बनाया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, किस तरह से आप देखते हैं उनको एज अ लीडर, और क्या जो प्रदेश अध्यक्ष का जो जिम्मा उनको दिया गया है वो कैपेबिलिटी उनमें है, वो क्षमता उनमें है कि संगठन को एक साथ आगे चला सकें, कार्यकर्ताओं को खुश रख सकें, या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की दुख दर्द को वो सरकार के सामने लाएं? आप क्या मानती हैं किस तरह के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी यंग हैं और पहली बार उन्हें मौका दिया गया है? देखिए, ये बात ठीक है कि विनय कुमार जी को पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। वो पहले भी 2-3 बार के एमएलए हैं, इससे पहले उनके फादर हुआ करते थे, जो भी उनको भी कई बार मौका मिला पार्टी की सेवा करने का और वो एमएलए बने उस क्षेत्र से, तो उनकी बहुत मान्यता है उस क्षेत्र में। लोग जानते हैं कि ये उनके फादर ने ये काम हमारे सरकार से करवाए, तो वो एक विश्वास जो लोगों में है उस को ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने ये सोचा कि इस बार विनय कुमार जी को, जो कि एमएलए भी हैं, तजर्बा भी है, काम करना भी जानते हैं, उनको ये मौका दिया जाए। तो उनको जो ये पार्टी की जिम्मेवारी दी गई है, मुझे विश्वास है कि वो इस काम को बखूबी निभाएंगे और कर भी रहे हैं। वो उसमें भी देते हैं, दौरा भी करते हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं और लोगों की दुख तकलीफ भी सुनने का प्रयास करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी पार्टी में कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है उस पर भी वो ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स बनने हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के बन गए हैं, कुछ अभी 2 जगह खाली है, जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, वहाँ की भी जो आवाज़ लोगों की है वो हाईकमान तक पहुँचाएंगे और वो भी उनकी बात सुनकर अब किस बात को तवज्जो देते हैं, दैट इज़ फॉर देम टू डिसाइड। तो मुझे लगता है कि इसमें वो भी प्रयास, लेकिन आपको लगता है कि क्षमता है कि पार्टी को एक साथ चला सकें और सरकार, और क्योंकि एक सामंजस्य यानी बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है सरकार और संगठन, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बनाने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि उनकी बात कार्यकर्ता सुनते हैं? आपसे कभी बात हुई उनकी? ऐसे तो क्योंकि कहा जाता है बड़े सॉफ्ट से लीडर हैं वो विनय कुमार। सॉफ्ट तो चाहिए ही, without softness you cannot work, you cannot be hard all the time, you have to be a little soft also, you have to listen to the people also, patience भी चाहिए। और जो लोग एडजस्टमेंट्स चाहते हैं कि हमारे को कोई जिम्मेवारी पार्टी में दी जाए, वो भी उनके ध्यानार्थ है। और जो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की बात लेकर आते हैं,
तो वो भी काफ़ी अरसे से राजनीति में, उनको भी पता है कि कौन हमारा कट्टर समर्थक है, किसने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन रात मेहनत की है, तो उनको वो तवज्जो देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से पार्टी को और मजबूत करेंगे और जो लोगों की आशाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे। मंडी से आप सांसद भी रहे हैं, फिर से आपको अगर मौका वहाँ से दिया जा रहा है या ऐसी कोई बात की गई है कि आपको फिर से मंडी से हम उतारेंगे 2028 में? नो, आई डोंट थिंक सो। ना मेरा कोई ऐसा एम्बिशन है। जो ठीक है, मुझे एक जिम्मेवारी दी थी, उस वक़्त हालात ऐसे थे कि माननीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बनकर आए, तो ये मंडी की सीट से लोगों की डिमांड थी कि जी ये जिम्मेवारी तो अब इनको, तो लोगों ने ही कहा कि आपके परिवार से कोई होगा तभी हम इस सीट को आगे निकाल पाएंगे। पर माननीय वीरभद्र सिंह जी का मन ऐसा नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि परिवार को मैं इसमें राजनीति में लाऊं। तो उन्होंने ठाकुर कौल सिंह जी का नाम रेकमेंड किया था कि ठाकुर कौल सिंह जी को बनाया जाए, और वो खुद भी इच्छुक नहीं थे। फिर उन्होंने और लीडरों से भी बात की, चाहे वो मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि आप चुनावी मैदान में पॉलिटिक्स में आए। बिल्कुल ही डिडंट वांट। वो उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, मर्जी के खिलाफ हुआ। एक दफ़ा तो मुझे बहुत अच्छा याद है, एक मीटिंग के लिए हम गए, उसमें ठाकुर कौल सिंह जी जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी प्रतिभा सिंह जी है, इनको पार्टी की जिम्मेवारी दी गई है, और ये मैं उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थी पार्टी की, तो उन्होंने कहा इनको टिकट मिलना चाहिए। तो राज साहब ने थोड़ा खड़ा होकर बोला कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगी, आप होंगे कैंडिडेट हमारे, आप ही इलेक्शन लड़ेंगे। सो ही वॉज नॉट एट ऑल इन द फेवर कि वो परिवार में से कोई हो। वो चाहते थे ठाकुर कौल सिंह जी, जिनके पास तजर्बा भी था, टॉल लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, उनको बनाना चाहते थे। पर बाद में हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी कि जब वो सारी रिपोर्ट सर्वे वगैरह आया तो मजबूरन उन्होंने मुझे टिकट दिया, और पार्टी हाईकमांड की भी सहमति थी और मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है कि हमने उस इलेक्शन को अच्छी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीता था। उस वक्त आपको याद होगा ठाकुर जयराम जी के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था, एंड 1 लाख कुछ से मैं उसमें विजय हुई थी। तो आई रिमेंबर कि लोगों ने बहुत मान दिया, इज्जत दी। और दूसरी मर्तबा भी जब ये बात उठी, जब राम स्वरूप जी बने थे, उस वक़्त भी लोगों ने यही डिमांड की थी। पर यू नो इन पॉलिटिक्स कभी अप एंड होता है, कभी डाउन होता है, बट एनीवे आई गॉट अ चांस टू बी थ्राइस। एक दफ़ा जब कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तब भी मैंने वो इलेक्शन लड़कर वो बाई इलेक्शन भी जीता था, और मुझे लोगों ने बहुत प्यार मान इज़्ज़त दी। अब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। अब कोई नौजवान आगे आए, यूथ आगे आए। वी वांट कि ठीक है, हमको जो जिम्मेवारी दी हमने की, बट नाउ इज़ द टाइम फॉर द यूथ टू कम फॉरवर्ड। और यूथ आए, वो लोग इस बात को समझे, और अच्छे, अब तो पार्टी में अच्छे अच्छे ओरेटर्स हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर द पार्टी, एंड जो भी उनसे जो जिम्मेवारी दी जाए उसको अच्छी तरह से निभाएं। आपने जयराम जी का भी नाम लिया, तो उसमें एक ना सोशल मीडिया पे आपकी और उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है आजकल। उसको अलग अलग क्रॉप करके लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं, कि जा सकते हैं कि प्रतिभा सिंह अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। जो अलग अलग कार्य जो लोग हैं वो अपनी सोच के हिसाब से, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो उस समय वो विधानसभा की एक तस्वीर है आप दोनों की खाना खाते हुए एक साथ, आप जब बात कर रहे हैं, आपने भी देखी होगी वो तस्वीर। तो क्या माहौल था उस समय, क्या बातचीत हो रही थी? क्योंकि ये भी आजकल तस्वीर ज़बरदस्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे वगैरह। देखिए, आप बार बार सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस सोशल मीडिया एट ऑल। ये आज क्या ज़माना हो गया कि जो आपका मन करेगा वो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल दो, चाहे उसमें फैक्ट्स है, चाहे तथ्य है कि नहीं, उसमें सच्चाई है कि नहीं, बट वो सोशल मीडिया में आ गया जी, तो इट्स गोइंग वायरल। एवरीबडी इज सीइंग दैट, एवरीबडी इज बिलीविंग। इट इज़ नॉनसेंस। आदमी को देखना चाहिए कि तथ्य क्या है। और जैसा आपने कहा कि मन घड़ंत बातें, बीजेपी, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बातचीत क्या हो रही थी उस समय, कुछ आपको अगर याद हो कि खाना खा रहे थे? एक औपचारिकता भी होती है ना। एक वी वर इन अ मीटिंग समवेयर, तो उसमें कहीं वो भी आए थे। मैं तो इजंट इट माय ड्यूटी टू गिव रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। ही इज़ अ एल्डरली पर्सन, ही इज़ बीन अ एक्स चीफ मिनिस्टर। तो मैं गई उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, और मैंने उनको बधाई भी दी और उनसे बातचीत भी की। तो
तो दैट इज़ नो हार्म। हमको कभी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी बातचीत करनी चाहिए। एक सभ्यता संस्कार जो हम लोगों ने सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, उसकी भी कहीं ना कहीं अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो वो खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला आप भी बैठो खाना खाओ, तो आई सैट विद देम एंड वी हैड लंच। देयर वाज नो पॉलिटिकल टॉक और एनीथिंग, बट एक मैं समझती हूँ कि एक इससे उठकर भी हमको एक सोशल जो कॉज है उसके लिए भी कई बार मिलना पड़ता है, कई बार बातचीत करनी पड़ती है, कई बार एक दूसरे से विचार विमर्श भी करना। देयर इज़ नो हार्म, बट दैट डजंट मीन कि किसी बीजेपी के लीडर से मिल गए, उनसे बात कर ली तो वी आर गोइंग इनटू बीजेपी। दिस इज ऑल नॉनसेंस। वी कैन नॉट इवन थिंक। हम जहाँ हैं हम वहाँ खुश हैं। पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है। वी आर ग्रेटफुल एंड वी वांट कि आगे भी पार्टी इसी तरह से मजबूत रहे और सशक्त रहे। और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हमारा यही संदेश होता है कि आपने जो अब नई पीढ़ी आ रही है उनको भी यही संस्कार देने और उनको भी इसी रास्ते पर चलने के लिए आग्रह करना है। जी, एक और सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और आपने भी सरकार को बड़े नज़दीक से देखा है। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके कामकाज को, आज जो वर्तमान सरकार है इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि किस तरह से सरकार को चलना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर बहुत बुरी तरह से घिर भी जाती है सरकार कई मुद्दों पर। पहले कोई फैसले ले लेती है, फिर वापस वो फैसले ले लिए जाते हैं, या कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता है जो मंजूर नहीं। जैसे हाल ही में टैक्स लगा दिया गया है, टैक्स की बात भी की है कि वहाँ पर पंजाब या जो बाहरी राज्यों से आती है गाड़ियाँ, उसके लिए हिमाचल की एंट्री टैक्स है उसमें बढ़ोतरी की बात हुई है। पंजाब ने उसका बदला ले लिया और कहा कि हम और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। कुछ ऐसे टिप्स जो आप देखें कि होने चाहिए लेकिन है नहीं, आप बताना चाहती हैं कि वो ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा चलना चाहिए ताकि आम जनता को वो फैसले रास भी आएँ। तो इस तरह से कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री खुद सक्षम है और खुद फैसले लेते हैं, खुद ही नोज़ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके पास अच्छे अच्छे एडवाइजर्स है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है, अच्छे पॉलिटिशियंस है, वेर ही कैन सीक एडवाइस एंड गो फॉर। वी आर नोबडी टू गिव हिम एडवाइस, पर हाँ हमें कभी भी कुछ बात लगे डेफिनेटली वी कैन कन्वे कि नहीं जी हमारे मुताबिक तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट इज़ फॉर हिम टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना। वो सुनते हैं फिर आपकी बात के नज़रअंदाज कर दिया जाता है इस बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कहूँ वही सही हो। मे बी वॉट ही इज़ थिंकिंग मे बी दैट इज़ करेक्ट। हम तो अपना सुझाव ही दे सकते हैं ना, क्या करना नहीं क्या नहीं करना, दैट इज़ फॉर हिम टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि ये करना चाहिए सरकार को, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, लोगों की बात हो, हितों की बात हो। कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये सरकारी मुझे लगता है कि जो उनके पास एडवाइजर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, जिनका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति में, वो लोग भी उनसे सलाह मशवरा करते हैं, वो भी उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि एडवाइजर्स की एडवाइस लेते नहीं है मुख्यमंत्री। दैट इज़ फॉर हिम टू सी कि क्या करना है, किससे एडवाइस लेनी किससे नहीं। बट आई थिंक जो वो ठीक समझते हैं वो उस बात को करते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि सलाह वहीं देनी चाहिए जहाँ आपको लगे कि आपको आपसे पूछा जाए, बिना पूछे परिवार में भी सलाह देना ठीक नहीं होता। आपने द समर न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, मोहित डायरीज़ के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी बात मैं जनता तक पहुंचा सकूं, और जो मेरे दिल में बातें थी उसको सबसे साझा करने का आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए आपका और आपकी चैनल का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।